कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं, हम कोई चैप्टर नहीं करेंगे, ठीक है। हम जो है एग्जाम के व्यू से सभी चैप्टरों के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम फोकस करेंगे, ठीक है। हमारा जो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि एग्जाम भी है आपके सर पे, तो उसके लिए काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। लेकिन एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, जो आपके लिए इंस्ट्रक्शन होती है, कभी वीडियो देखो, पूरा देखो, नहीं तो मत देखो, क्योंकि अधूरा जानकारी हमेशा खतरनाक होता है। सभी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कीजिए। अगर ये मेरा तो विश्वास है, अगर आप अच्छे से कर लेते हो जो मैं वीडियो डालने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इससे आपका सारा सिलेबस जो है क्लियर हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है पहला हमारा चैप्टर हम लेते हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मैंने चैप्टर को इसलिए पहले सेलेक्ट किया है क्योंकि ये सारे फुल लेंथ है इसका, ठीक है ना, एग्जाम के लिए। तो इसमें यही बात बोला गया है कि हाउ डू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी जीव जो होता है जनन करता है, और जनन करके अपने जैसे ही जीव को उत्पत्ति करता है, ठीक है। जैसे इसमें भी लिखा हुआ है कि डू द ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ द हिमसेल्फ, यानी जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपने जैसे ही जीवों की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं। तो इसमें यही बोला गया है, क्या जीव पुण्य अपने प्राकृतिक का सृजन कर सकते हैं, करते हैं। तो इसी में यही बात पे यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। आप देख सकते हो 8.1 जो है, उसमें 8.1 जो है, जिसमें लिखा गया है कि ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। इफ द बॉडी डिजाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लूप्रिंट फॉर दिस सेइंग शुड बी आ सिमिलर। इसमें आप समझ सकते हो कि जीव जो होते हैं विभिन्न प्रकार के विकल्पों, आकार एवं आकृति सामान्य होते हैं। कोई भी जीव जंतु हो, उनका आप देखोगे कि उनके जो जीव होते हैं वो सामान्य रूप से दिखाते हैं, इसीलिए हम उसको ब्लू प्रिंट कहते हैं, ठीक है ना। ब्लू प्रिंट का मतलब एक ही ऐसा ही होता है, सेम एक जैसे दिखने वाले, ठीक है। तो एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन जो है बनता है, ठीक है ना। इसमें यही बात बताई जाती है कि thus the reproduction at the most basic level with the involve making a copy of the blueprint of body design, जो ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। We learn that the chromosome in the nucleus of the cells contain information to the inherent to future for the parents to next generation in the form of DNA, यानी DNA के यहाँ पर दिया हुआ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। कहते हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी चीज़ जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे कुछ गुण भी ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि हम जो होते हैं अपने दादा दादी नाना नानी से ही हम जो प्रभावित होते हैं और हम उनके जैसे दिखते हैं, ठीक है ना। इसमें डायरेक्टली इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है, इसमें बनता है कि डीएनए की प्राकृतिक प्रजनन में क्या महत्व है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है आपका रिप्रोडक्शन में। तो इसका जो आंसर होगा यही होगा कि डीएनए के अणु में आनुवंशिक गुणों की सूचना होती है जो जनन की संचित पीढ़ियों तक जाती है। आपको पता है ना कि डीएनए में जो होता है, कुछ हमारे जो होता है पूर्वजों से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कंटेंट होती है, ठीक है। वो जो इन्फॉर्मेशन होती है हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाती है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कोशिकाओं में केंद्र में उपस्थित डीएनए के प्रोटीन बनाने के लिए सूचना का स्रोत होता है। यानी आपको पता है कि इंसान जो होता है डीएनए जो इस प्रोटीन से बना होता है, तो सारे इन्फॉर्मेशन जो होता है प्रोटीन में इसी में ही छुपा हुआ होता है। यदि सूचना भिन्न है तो विभिन्न प्रोटीन बनेगा। जैसी सूचनाएं होंगी वैसे ही जो जैसे आप इन्फॉर्मेशन उसमें होगा वैसा ही जो है उसमें जो इन्फॉर्मेशन रहेगी, जैसा प्रोटीन वैसा इन्फॉर्मेशन उसमें रहेगा। और जो विभिन्न प्रोटीन अंतर शरीर की डिजाइनों में परिवर्तन करेगा और बॉडी का जो डिजाइन होगा उसमें क्या करेगा, चेंजेस करेगा। तो इस तरह से जो है इसका यहाँ पर बनता है। देयर वाज इवेंट ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी सेल द यूज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बिल्ड ऑफ कॉपी ऑफ देयर डीएनए, ठीक है, कि जो होता है डीएनए के बॉडी जो होते हैं बिल्डअप होते हैं और उसी तरह से जो होता है इंसानों का निर्माण होता है, ठीक है। तो क्रिएट द 2 कॉपी ऑफ डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल्स एंड देयर विल बी नीड फॉर द सेपरेटिंग फ्रॉम द ईच अदर। आपने देखा होगा और देख भी रहे होगा, डीएनए जो होता है 2 हेलिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों जो होते हैं अलग अलग होते हैं, एक साथ जुड़े हुए नहीं होते। जब आप डीएनए देखते हो तो आपको जुड़ा हुआ दिखता है। तो एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और होगा भी, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। डीएनए के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था और एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। अगला जो है आप देख सकते हो द इम्पोर्टेंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि एग्जामिनर हो सकता है कि वेरिएशन के क्वेश्चन को छुए, ठीक है ना। इसमें यही बात बताया गया है, वेरिएशन में पॉपुलेशन ऑर्गेनिज्म फेल टू वेल डिफाइंड टू प्लेस एंड निच इन देयर इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। आपको पता है कि अपनी जन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समनिष्ठ पारितंत्र में स्थान अथवा निकेतन ग्रहण करते हैं और इसी तरह से जो आगे विकसित अपने आप को करते हैं, ठीक है। द
constant of the DNA is occupied during to reproduction important for the maintenance of body design feature that allow to the organism use to the particular niche। इससे डायरेक्ट साबित होता है कि जनन के दौरान डीएनए प्रकृति जो अवरोधित जीवन की को शारीरिक संरचना एवं डिजाइन का जो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है उनको उस जगह पर रहने के लिए योग्य बनाता है। दोस्तों देखिए इसमें डायरेक्ट क्लियर कहा गया है कि कॉपी टू रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, क्योंकि अगर बॉडी आपको पता ही है कि जैसे जगह पे आप जाते हो वैसे ही आपको बॉडी जो है मेंटेनेंस करता है। अगर बॉडी डिज़ाइन उस तरह से नहीं बनेगा तो हम उसमें सर्वाइव करना हमारे लिए संभव नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएशन में आप समझ सकते हो कि वेरिएशन क्यों दी जाती है कि उस जगह के हालात और समय को झेलने के लिए, कंडीशन को उकरने के लिए, टॉलरेट करने के लिए ऐसे चीज़ों को किया जाता है। आगे देखते हैं हमारा क्या, क्योंकि हमने इतना ही कहा है आपको कि हमने इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बात पे ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर तो होगा जो वो बाद में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आता है आपके लिए जो होता है फ्यूजन। ठीक है, इसमें आप समझ सकते हो कि जैसे अमीबा का फ्यूजन दिखाया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। इसमें यही कहा गया फॉर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन ऑफ फ्यूजन लीड टू बी अ क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल मेनी डिफरेंट पैटर्न ऑफ फ्यूजन हैज बीन टू द ऑब्जर्व द बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ एंड सिमिलरली स्प्लिट इनटू द टू इक्वल हैव अ ड्यूरिंग सेल डिवीजन। इसमें दोस्तों पता क्या होता है, इसमें कोई खास नहीं होता है, सिर्फ आपका जो अमीबा होता है, अमीबा का आपको पता ही है कोई शेप नहीं होती है ना कोई साइज होती है, तो वो क्या करता है जैसा चाहता है वैसा आकृति में बदल लेता है। ठीक है, इसमें से आप याद रखिएगा जो मेनली ये जो इसमें होता है लेजमीनिया, ठीक है, विच हैज़ अ कालाजर। कालाजर जो होता है इस बीमारी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो सबसे ज़्यादा सीन टू लेजमीनिया इज विच इज द केस ऑफ कालाजर विच इज द लिप्स लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल्स एंड इन द सच ऑर्गेनिज्म इज द बाइनरी फ्यूजन अकर इन द डिफाइंड टू द ओरिएंटेड इन रिलेशन, यानी इसमें जो होती है बाइनरी फ्यूजन होती है। ठीक है, इसमें है बाइनरी फ्यूजन्स। और ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक देखें क्या है। जैसे कि आप चित्र देख रहे होंगे, इसमें यही स्ट्रक्चर बताया गया है कि अदर सेल्स इज ऑर्गेनिज्म सच एज द मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ठीक है, मलेरिया का जो पैरासाइट होता है उसका क्या नाम है दोस्तों, प्लाज्मोडियम। ये एग्जाम में आ सकता है, एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेरिया का जो पैरासाइट है उसका क्या नाम है, तो वो है प्लाज्मोडियम डिवाइडेड इनटू द मेनी डॉटर सेल्स। ठीक है, और मल्टीफ्यूजन डिफ्यूजन। ठीक है, एक तो आपने देखा बाइनरी फ्यूजन होती है, एक होता है मल्टी फ्यूजन। दो तरह के फ्यूजन होती है, ये हमेशा दिमाग में रखना। एक होता है, ठीक है, आपने बाइनरी फ्यूजन के बारे में पढ़ा था, एक होता है मल्टीपल फ्यूजन। तो दो तरह के होते हैं, इसका आपने हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें बताया गया है, आप और भी जान सकते हो कि विखंडन जो होती है, फ्यूजन जो होती है, ये अमीबा और पैरामेसियम जैसे एक कोशिकीय जीवों में अलग जनन की विधि है। विखंडन दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये द्विविखंडन, एक बहुविखंडन, समझे। तो इसमें द्विविखंडन जो होती है, विखंडन के दौरान पहले केंद्रीय विभाजन होता है, उसके बाद देखिए जो उसका सेंटर पॉइंट होती है वो पहले डिवीजन करती है, उसके बाद कोशिका झिल्ली में एक संकुलन दिखाई देता है। ठीक है, यानी जो इसमें से सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है, वो काफ़ी श्रिंक हो जाती है, ये धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़कर कोशिका द्रव्य के दो भागों में बांट देती है, अंततः दो अंतर कोशिकाएं बन जाती है, यानी दो जो है डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। उसका बहुविखंडन के नाम से आप समझ सकते हो कि इसमें जो होती है काफ़ी बड़ा जो होता है विखंडन होती है। इसमें इस प्रकार के विखंडन में अनेक विशिष्ट उत्पन्न होते हैं, यानी एक से कई बन जाते हैं। बहुविखंडन के दौरान केंद्र कई बार विभाजित होती है, यानी जो सेंटर पॉइंट होती है ना, न्यूक्लियस, वो जो होता है कई बार उसमें डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से ये संदर्भ कोशिका जनक कोशिका के किनारे पर व्यवस्थित होते हैं और ये प्रत्येक संदर्भ कोशिका चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य जमा हो जाता है, यानी उसके जो लिक्विड होती है वो उसके थोड़ा सा वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। इस तरह से जो होता है बहुविखंडन होता है। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे मल्टी फ्यूजन एंड उसके बाद जो है बाइनरी फ्यूजन के बारे में भी समझ चुके होंगे। दोस्तों याद रखना कि जो फ्यूजन होती है टू टाइप्स की होती है, एक क्या होती है दोस्तों, मल्टी फ्यूजन, एक होती है बाइनरी फ्यूजन। ठीक है ना, तो इसको द्विविखंडन और बहुविखंडन का नाम भी दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है फर्मेंटेशंस। ठीक है, फर्मेंटेशन जो होती है ये भी इंपॉर्टेंट माना गया है एग्जाम के लिए। इसमें जो है आप कह सकते हो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विद द रिलेटिव सिंपली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन बी स्टिल टू वर्क। Spogyra, for example, simply break up into the smaller piece upon to the maturation. ठीक है, and this piece are fragments grow into the new individual। तो आप जनरली इसको जो खंडन के बारे में बता सकते हो कि सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की जो सरल विधि कार्य करती है। ठीक है, ये है उदाहरणतः स्पोगायरा सामान्य होती है, जिसकी विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है और टुकड़े जो खंडित होती है वो एक नया विकसित होकर एक नया जीव में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जितने मर्जी काटो ये एक नया जीव
जीव में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो फर्मेंटेशन का है इतना दिमाग में रखना है कि ये क्या करता है आपको दोस्तों, कि स्मॉलर फिश में आप करो तो एक मैच्योर जो होता है बन जाता है। ठीक है, अगला है हमारा रीजनरेशन। रीजनरेशन के बारे में देखते हैं क्या है। रीजनरेशन जो होती है, मैनीफुली डिफरेंटेशन और ऑर्गेनिज्म हैज बीन एबिलिटी टू गिव अ राइज टू ए न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट that is the individual is the somehow cut or broken up into the many pieces and many of these species grow into the separate individual। इसमें जो एग्जांपल है हाइड्रा दे रखा है, प्लनेरिया दे रखा है। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें इतना ही सिर्फ होती है कि पुण्य रोपण, इसको हम कहते हैं पुनरी भवन, पुण्य जनन भी हम कह सकते हैं। ठीक है, पुण्य जनन या पुनरी भरण भी कहते हैं हिंदी में। इसमें एक ही बात होती है कि सेल को प्राणी को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा जो होता है विकसित होकर पुण्य जीव का निर्माण कर लेता है, उसको हम पुनरी भरण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इसमें आप कोई भी जो आप इसका ले लो, चाहे प्लनेरिया का ले लो, चाहे हाइड्रा का ले लो, उसको आप कई पार्टों में काट दोगे तो वो क्या होगा, एक इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एक नया जीव में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई तरह की खामियां नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो है इसका निर्माण होता है। उसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मुकुलन। ठीक है, मुकुलन जो क्या कहते हैं हम दोस्तों, कई बार जो ये बर्डिंग है वो भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसमें सिंपल है कि ऑर्गेनिज्म सच अ हाइड्रा ये जनरेटिव से सेल्फ प्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ द बर्डिंग। ठीक है ना, हाइड्रा जो होता है बर्डिंग प्रोडक्शन के रिगार्डिंग अपना आगे बढ़ाता है। जैसे आप चित्र में भी, ठीक है, इस चित्र में जो है क्लियर दिखाया गया है कि ये जो प्लांट है आप देख सकते हो कि इसमें जो है धीरे धीरे जो है इसका विकास हुआ और विकास होने के बाद जो है एक पार्ट जो है कट के नीचे गिर गया। तो इस तरह से जो है उसका निर्माण हुआ, बर्डिंग इन हाइड्रा। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप कह सकते हो इसको, क्या कह सकते हो दोस्तों, कि हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान से विकसित हो जाता है, यानी कोई भी स्थान से क्या होता है, विकसित हो जाता है और ये उभार वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है। पुण्य विकसित होकर जनक के अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। यानी जब भी हाइड्रा में कोशिका नियमित विभाजन होकर एक स्थान पर विकसित होती है तो उसमें छोटे छोटे उभार हो जाते हैं। उभार होने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करने लग जाती है और पुण्य वो छोटा सा जीव में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस तरह से जो है वो स्वतंत्र जीव में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद जो है हमारा वेजिटेटिव प्रोग्रेशन। वेजिटेटिव प्रोग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वेजिटेटिव प्रोग्रेशन होती है इसको हम क्या कहते हैं, कार्य का प्रबंधन कहते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं इसमें देयर आर मेनी प्लांट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ लाइक टू द रूट्स, स्टीम्स, लीव्स डिवॉल्व इनटू द न्यू प्लांट्स अंडर टू द अप्रिशिएट कंडीशंस। अनलाइक इन द मोस्ट एनिमल, प्लांट कैन बी in needed used to such a mode for the reproduction. This animals plant and can be property of vegetative progression of use to the method such as a layering। ठीक है, प्रॉपर्टी। तो इस तरह से जो आप कह सकते हो कोई भी पहले के समय में जो जीव जंतु हुआ करते थे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आगे बढ़ते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्होंने अपने जीव जो है जो बीज देने की क्षमता थी वो खो दिया। तो इनमें क्या था कि उनके प्लांट के जो कोई भी पार्ट था उसको काट के हम लगा के ही आगे बढ़ सकते थे, तो इसको हम कार्य का प्रबंधन दिया। ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें बहुत कुछ भाग जैसे जड़, तना, पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। आपको पता है इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है इसको हम कह सकते हैं कि प्रतन कह सकते हैं, कलम लगाना कह सकते हैं, रोपण कह सकते हैं। ऐसे जो होते हैं अंगूर होते हैं जिनमें ऐसी प्रॉब्लम रहती है, गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, यहाँ तक कि आप देख सकते हो केले के पौधों में भी ऐसा ही हुआ। संतरा, गुलाब, चमेली जैसे बहुत से जीव हैं जिन्होंने अपना जो है क्षमता खो दिया है। ठीक है, तो ये क्षमता खोने की वजह से ही ऐसा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या है दोस्तों, ये स्पोर फॉर्मेशन है जिसे हम कहते हैं बीजाणु जनन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से, ये आने के चांसेस हैं। क्योंकि ये स्पोर फॉर्मेशन आती ही रहती है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप जैसे देख सकते हो, ठीक है, डायग्राम भी है इसमें स्पोर फॉर्मेशन की। इवन मनी simple multicellular organisms specific reproductive part can be identified. The thread of like a structure that is developing on the braid activity आपने देख सकते हो, Hepha is a braid mode of Rhizopius. There are not reproductive parts on their hand. The tiny bulbs on the sticks structure involved with the reproduction. There is a bulb is a sporangia and which contains cells spore that can be eventually is developed into new Rhizopius individual. तो इसमें क्लियर कहा गया है कि राइजोबियस जो होती है, अगर जैसे कि आपने देखा होगा ब्रेड में कुछ दिनों के बाद क्या होता है, एक आपको हरा हरा सा कुछ दिखने लग जाता है।
जो ब्रेड होता है दोस्तों, उसमें देखा होगा या फाइजाल, कवक या बैक्टीरिया जीवाणुओं में अलिंग जनन की सबसे सामान्य विधि बीजाणु जनन है। बीजाणु जनन में दौरान कवक जो होती तंतुओं से एक संरचना बनती है जिसे हम बीजाणु धनी कहते हैं, स्पोरोजियम्स कहते हैं। ठीक है, बीजाणु धनी जो होता है केंद्र में कई बार विभाजित होता है और प्रत्येक केंद्र थोड़े से कोशिका द्रव्य के साथ बीजाणु के विकसित हो जाते हैं। बीजाणु मुक्त हो जाते हैं और जमीन पर पहुंचने के बाद नए कवक तंतुओं के रूप में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण राइजोबियस हो, क्यूर और पेंसिलियम्स जैसे जीवों में ऐसा होता है। तो आप देख सकते हो जैसे डायग्राम में भी बताया गया स्पोर के बारे में कि स्पोर जो होता है फट जाता है, फटने के बाद कहीं भी गिर जाता है किसी भी सरफेस पे, तो वो ग्रो करके एक नया स्पोर वगैरह बना लेता है, तो राइजोबियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत ही आसान है, कोई इसको डेफिनेशन कोई खास नहीं है। आप जो मैंने बताया उसको भी बड़ी आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट, यानी कह सकते हैं पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। दोस्तों इसकी डायग्राम तो हमेशा सभी टीचर यही कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको पता है इसके बारे में आएगा अभी, तो डायग्राम आ सकता है या एक्सप्लेनेशन आ सकता है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि the reproductive parts of the angiosperms is located in the flower. You have already studied on different part of flower, petals, petals, stamens, and the carpels. The stamens and carpels are the reproductive parts of the flower, which is the contain the germ cells. ठीक है, जो germ cells होते हैं आप कह सकते हो कि बाहरी दल और पंखुड़ियाँ जो होती है पुंकेसर एवं स्त्री केसर में जो होती है प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये जो होती है इसकी सिंपली फंक्शन जो होती है यहाँ से आप लिख सकते हो द फ्लावर इज मे बी एनी सेक्सुअल, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन, वेन टू कंटेन एदर टू द स्टीमेन, and carpels is the bisexual is a bicos and mustard when they contain both stamen to the carpels, stamen to the males reproductive parts, and it is reproduce pollen grains and the yellowish इन कलर। आपने देखा होगा कि पौधों को जब छूते हो तो उसमें येलोइश कलर का जो होते हैं, ठीक है ना, पीला जो होता है ना, तो वो जो होती है इसको पोलोग्रेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसमें जो होते हैं 2 टाइप्स के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं, एक तो स्वयं परागण होता है, एक पर परागण, जिसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सेल्फ पोलिनेशन ऑन क्रॉस पोलिनेशन के रिगार्डिंग। इसमें जो है सेल्फ पोलिनेशन में यही आप कह सकते हैं इफ दे ट्रांसफर टू पोलन अकर इन द सेम फ्लावर इट इज रेफर टू बी ए सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है, जो खुद ही जो सेमी प्लांट में ट्रांसफर होती है, तो हिंदी में इसको कह सकते हो कि परागणों के पुंकेशन में वर्तिकांक तथा स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागण का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकांक पर होती है तो यह हम स्वयं परागण कहलाता है। लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन होती है वो क्या कहलाता है, इसमें आप कह सकते हो कि if their pollen is transformed from one flower to another it is known as the cross pollination, यानी एक प्लांट से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर होता है, यानी परंतु एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के स्थानांतरित होते हैं तो उसे हम पर परागण कहते हैं। तो इस तरह से जो है वो अपना जो है परागण को ट्रांसफर करता है। देखिए दोस्तों, जो परागण होते हैं वो कई तरह से जो होते हैं वो पौधे तक पहुंचती है। बाई जो हो जाता है, आपको याद रखना छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि एयर के हो गया यानी वायु के द्वारा, जल हो गया वाटर के थ्रू, या अथवा कोई वाहक। वाहक का मतलब होता है कोई वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है कोई जीव जंतु, ठीक है, कीड़े मकोड़े के थ्रू भी होता है। आप अगर कीड़े मकोड़े के स्ट्रक्चर देखोगे ना उसके पैरों का, तो उसमें एक जो कटोरा नुमा स्ट्रक्चर बनी होती है जिसमें क्या होता है कुछ जो होते हैं पॉलीग्रेन्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, और जैसे वो रस पीने जाते हैं फ्लावर के तो उसमें से जो है उनके पॉलिन्स उसमें गिर जाते हैं और इस तरह से जो होता है नया फल का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से जो है उनका रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से भी। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डायग्राम में से दोस्तों आता है, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इसको अच्छे से कर लेना कि यहाँ पर जो है पोलन ग्रेन्स बनता है, स्टिग्मा बनता है, मेल जर्म सेल्स होती है, पोलन ट्यूब्स होती है, ओवरी होता है, फीमेल जर्म सेल्स होता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, ये डायग्राम आपको बना देता है और इसके 3 नाम पूछ लेते हैं, तो 3 नेम जो होते हैं वो 3 मार्क्स के बन जाते हैं। तो इसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको कुछ इसके बारे में लिखना होगा। आप इसमें लिख सकते हो कि after the pollen gland is a suitable stigma, it has been reached the female germ cells and which are the ovary. This is the tubes grow out of the pollen grains and travel through the style to be reach the ओवरी। यानी इसमें जो होता है निषेचन के पश्चात जो होती है युमंजन अनेक विभाजन होते हैं और बीजांड के भ्रूण के विकसित होते हैं। बीजांड में से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तन हो जाता है। बीजांड शीघ्र ही वृद्धि करता है और एक जो होती है परिवर्तित होकर फल में बन जाता है। ठीक है,
तो ये चीज़ें हो सकता है। आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज डिवाइडेड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म ऑन द एम्ब्रॉयज विद इन द ओव्यूल, देयर ओव्यूल इज डिवेलप्ड टू द टफ एंड कोडेड एंड देयर कन्वर्ट इनटू द सीड्स। द ट्राई टू द वर्क ऑफ द एडवांटेज ऑफ सीड फॉर्मेशन द प्लांट, द सीड कंटेंट टू द फ्यूचर प्लांट एंड एम्ब्रॉय विच इज डिवेलप इनटू द सीडिंग्स एंड अंडर अपशेड टू कंडीशन एंड दिस प्रोसेस नाउ द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि नया जीव का उत्पत्ति हो जाना, ठीक है। तो इसे हम हिंदी में अंकुरन भी कहते हैं। तो अंकुरन को हम कह सकते हैं बीजों में बनने में पौधे क्या लाभ होता है, बीजों में भावी पौधे तथा भ्रूण होते हैं, ये उपयुक्त परिस्थितियों में नवोदित होकर विकसित हो जाते हैं और इसे हम अंकुरन कहते हैं। यानी आप कह सकते हो कि जो आपका सीड्स होते हैं, सीड्स में जो होते हैं नए जीव बनने की क्षमता उनमें होता है। उसके बाद जो दोस्तों होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से, क्योंकि एग्जाम कई बार इसको क्वेश्चन में डाला है और डालने की चांस रहती है। इसमें तो आपको पता है इसका स्ट्रक्चर भी समझ भी होगा, लेकिन आप फीमेल के साथ मेल को मत भूल जाना, मेल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके रिगार्डिंग आपको ये पूछ लेता है कि कौन सा हार्मोन जो है प्रोड्यूस करता है, तो आपको याद रखना चाहिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस करता है हार्मोन जो है मेल। फीमेल में जो होती है इसमें जो होता है आपको पता है कि यहाँ पर जो है भ्रूण का विकास होता है, ठीक है। तो फीमेल जर्म सेल्स इज अ एग्स इज अ मेड इन द ओवरीज, देयर इज आल्सो रिस्पॉन्स फॉर देयर प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स, ठीक है। बहुत से हार्मोन जो है ये भी रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आए चाहे ना आए, लेकिन एक बात जरूर आता है, प्लेजेंटा के बारे में आता है। प्लेजेंटा जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ओवरी के विकास करने के लिए। द एम्ब्रॉयज गेट अ न्यूट्रिएंट फ्रॉम टू द मदर ब्लड विद द हेल्प ऑफ द प्लेजेंटा, ठीक है। स्पेशल टिश्यू इज कॉल्ड टू द प्लेजेंटा। प्लेजेंटा को हिंदी में जो हम कहते हैं अपरा भी कहते हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। कई बार जो होता है प्लेजेंटा अपरा के नाम से हिंदी में आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई अपरा तो हमने कभी सुना ही नहीं, तो हम क्या लिखें, ठीक है। तो इसको प्लेजेंटा कहते हैं। इसमें जो होती है दूसरा जो इसमें से क्वेश्चन आता है वो आता है प्लेजेंटा का फंक्शन। तो फंक्शन तो आपको पता ही क्या है। प्लेजेंटा जो होती है यहाँ पर इज प्रोवाइड टू द लार्ज स्पेस एरिया ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास द मदर टू बी अ एम्ब्रॉयज। द डेवलपिंग एम्ब्रॉयज विल बी also generate to the best substance which can be removed to transfer them into the mother bloods and through the placenta। प्लेजेंटा का जो दूसरा काम होता है आपको पता है ग्लूकोज ऑक्सीजन को पास करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है जो क्या करता है, रिमूव द ट्रांसफॉर्मेंट इनटू द मदर टू ब्लड, ठीक है। बेस्ट जो पदार्थ होता है, बेस्ट मटेरियल्स होते हैं, सब्सटेंस जो बच्चे ने कर रखा होता है उसको क्या करता है, मेंटेनेंस करता है। तो प्लेजेंटा का जो है सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही होता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और बनता है, तो वो इसमें से बनता है मैच्योरेशन, ठीक है। मैच्योरेशन का मतलब यही होता है कि जब निषेचन न होने की अवस्था में इस पर परत की आवश्यकताओं रहती है, ठीक है। तो यह तब धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं मक्यूस के रूप में निष्कर्षित हो जाती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है, जिसे हम ऋतुस्वत या राजधर्म भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस लाइनिंग इज नॉट अ नीड एनी longer, so there is lining slowly break and come out through the vagina and blood and mucus. This cycle is take place through roughly every month of known as maturation। कहते हैं जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, ठीक है, तो इसके जो होते हैं, ठीक है। द ओवरी इज द रिलीज 1 egg एवरी मंथ। आपको पता है कि जो हमारा है हर महीने एक एग रिलीज करती है। The uterus is also prepare itself every month and receive to fertilization egg. Thus the lining become a thick and spongy, and this is required to maintain the embryo से हेड बाय फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जो इसका थिंक एंड जो स्पॉन्जी हो जाता है इसी वजह से होता है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी भी होता है, मैच्योरेशन जो होती है हमेशा जो है 28 दिन का अंतराल में होता ही रहता है और 3-4 से लेकर 7 दिन तक भी रह सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है मैच्योरेशन साइकिल के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछ सकता है। उसके बाद जो हमारा है यहाँ पर है क्या, उसके बाद दोस्तों कह सकते हो कि आपका जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। दोस्तों इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो इसमें जो है स्वास्थ्य के रिगार्डिंग क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट यही बनता है कि इसमें जो है हम कैसे जो है गर्भ निरोधक का उपयोग करके हम जो है अनुवांशिक गर्भों से मुक्ति पा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में दिया गया है। उसके बाद जो है इसमें बहुत से हैं कि आपको पता है कि एक स्त्री को स्वस्थ रहने के लिए उसको अगर बच्चों में अंतर रहेगा तभी कोई भी स्त्री जो है स्वस्थ रहेगी। अगर बच्चों में अंतर नहीं रहेगा तो वो स्वस्थ नहीं रहेगी, ठीक है, और उसका हेल्थ जो होगा धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत से चीज़ें जो हैं हमारे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको पता ही है कि अगर कोई भी अगर रिलेशन होती है किसी के साथ, सेक्सुअल होती है, तो उसमें जो है सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज़ होने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो इसके लिए जो है एसटीडी का जो फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ठीक है। तो आप इसको याद कर सकते हो। और यहाँ पर जो है एग्जामिनर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज
इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक नाम बताएं। तो आप याद रखिए गोनेरिया और सिफिलिसिस जो होती है, ठीक है, और एड्स जो होती है, ये है एसटीडी बीमारी होने की वजह से होता है, ठीक है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। बहुत से तरीके हैं जिसका उपयोग करके हम गर्भनिरोधक को बचाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको एड्स की भी फुल फॉर्म आ सकता है कभी कभी, तो इसको हम एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, और HIV को हम कहते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। और इसको हिंदी में अगर आप कहोगे एड्स को, तो एक्वायर इम्यूनोडेफिशिएंसी यानी AIDS का फुल फॉर्म होता है प्रतिरक्षाहीनता जनन सिंड्रोम, ठीक है, प्रतिरक्षाहीनता जनन सिंड्रोम। और जो HIV का होता है मानव, ठीक है, मानवहीनता जनन विषाणु, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेना, मानवहीनता जनन विषाणु। तो इस तरह से जो होता है, आपको पता है कि अधिक गर्भ हो जाने की वजह से हम गर्भ के कौन कौन से युक्तियाँ इस्तेमाल करके हम गर्भ को से बच सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें कि जो है हम जो ये गर्भ युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कॉन्डम सब हो गया, ये सब हो गया, तो हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। तो आपको पता है इसका इस्तेमाल तो ये तो एक तो होती है कि हम जो अनुवांछित जो गर्भ होते हैं उसे बचने के लिए करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है बीमारी से भी हम बच जाते हैं इसमें, ठीक है। आपको पता है कि गर्भ को और भी कई तरीके से हम निरोध कर सकते हैं, हम उसको बचा सकते हैं। इसका सबसे पहला है, ठीक है, रासायनिक विधि हो गया, शल्य विधि हो गया, अवरोध विधि हो गया, एक नेचुरल मेथड भी आती है इसमें, ठीक है। तो जो आपको पता ही है कि जो केमिकल मेथड है वो सबको पता है। तो हम कह सकते हैं कि जो अवरोध विधि है, इस विधि में भौतिक साधन जैसे कंडोम, डायफ्राम, लाइविकर्स, कैप्स, कॉपर टीन उपयुक्त होते हैं, ठीक है। अवरोध विधि में यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। और रासायनिक विधि होती है, उसमें महिलाओं द्वारा शुक्राणुनाशक जैसे जेली खाने वाली गोली और योनि मार्ग में रहने वाली गोली का प्रयोग की जाती है। खाने वाली गोलियां मुख्यतः हार्मोन युक्त होती है और मौखिक गर्भनिरोधक कहलाती है। तो आप रासायनिक विधियों में आप कह सकते हो कि कोई टैबलेट लेके केमिकल, क्योंकि केमिकल मेथड है तो केमिकल मेथड में हम मेडिसिन का ही उपयोग कर सकते हैं। और शल्य जो होता है आपको पता ही है, शल्य की विधि जो है, इस विधि में पुरुषों में शुक्राणुवाहिका का छोटा सा भाग और महिलाओं में अंडवाहिका का छोटा सा जो भाग होता है शल्य क्रिया द्वारा निकाल दिया जाता है या काट दिया जाता है, ठीक है, और इसको बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है शुक्राणु अंडाणु स्थानांतरण रुक जाती है और इससे निषेचन की संभावना ही खत्म हो जाती है। तो ये सारे जो है मेथड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो अपना किताब से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर है, ठीक है, इस बुक में यही बताया गया है, प्रॉपर्टीज आर द प्लेस टू द यूट्रस एंड प्रिवेंट टू बी प्रेगनेंसी अगेन देयर कैन बी केस साइड इफेक्ट ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ देयर prevent and it is the fallopian tubes in the females is a blockade, the eggs will not be able to reach the uterus. In both cases the fertilization will be not be take to place and surgical method can be used to the create such a blocked and will the surgical method are safe in the long run, ठीक है। सर्जिकल मेथड जो होती है रंग जो लंबे समय के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर मान लो, लेकिन सर्जिकल मेथड तब उपयोग करना चाहिए दोस्तों अगर बच्चे कंप्लीट हो जाए तभी कराना चाहिए, नहीं तो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब कंप्लीट हो जाते हैं तो उनको कुछ रह नहीं जाता, तो सर्जिकल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी लॉन्ग टर्म की बात की गई है। सर्जिकल इटसेल्फ कैन बी केप इन्फेक्शन कैन बी अदर प्रॉब्लम इफ नॉट बी perform it properly. Surgical can be also be used to the removal of unwanted pregnancy, और unwanted pregnancy से भी बचा जा सकता है। This may be a message to people who do not want to the particular child, लेकिन उसमें ये बात देखिए इंस्ट्रक्शन भी दी गई है कि not want to a particular child, यानी बच्चे को जिसकी जरूरत ना हो वही करवाएं तो बेटर है। As a happen the illegal sex selective to option female or factors and for our healthy societies and female male sex is a ratio must be maintained। देखिए दोस्तों इससे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो समाज है उसका भी है। आपको पता है इसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन आपको आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें डायग्राम बना देगा और आपसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर कई क्वेश्चन, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से जाना। और यहाँ पर जो है सोसाइटी के ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, कि सब उक्तियों अपना के हम सोसाइटी को कैसे हम सेव कर सकते हैं, सोसाइटी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपको पता ही है कि जितनी जनसंख्या कम रहेगी उतनी जो है प्रोग्रेस करने की क्षमता आगे बढ़ेगी। एक क्वेश्चन जो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट इसमें माने रखता है यौन संचरणीय जीवाणु रोग, यानी आपको याद रखना कि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज में जो होता है गोनेरिया और सिफिलिसिस होती है, लेकिन वायरस रोग, इसमें वायरस रोग ये देखिए यौन है, और ये वायरस रोग अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखना कि मस्सा होती है और एड्स HIV होती है, ठीक है।
HIV एड्स होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। संचारी रोगों से बचने के लिए हम कंडोम का सर्वाधिक प्रयोग गर्भ निरोधक के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो इसी साथ जो है हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है और आप इसे अच्छे से कर लेना। जो है अगले टॉपिक में हम फिर से अगले चैप्टर का डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना। ओके दोस्तों।